डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मिलाया हाथ। बीएमसी के रण में एक हुए ठाकरे ब्रदर्स। शिवसेना मन के युक्ति की थोड़ी देर में होगी घोषणा। लखनऊ और नोएडा में बसेगी एआईसीटी सिटी टेक्नोलॉजी के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक सीएम से मिले। सीएम योगी से मिलने के बाद हुआ फैसला। सीएम ने कहा एआई आने वाले समय में लाएगा क्रांतिकारी परिवर्तन। यूपी में ठाकरों के बाद बीजेपी के ब्राह्मण एमएलए ने की बड़ी बैठक। विधायक पीएन पाठक के घर पर 50 से ज्यादा एमएलए हुए इकट्ठे। बैठक के बाद बढ़ गया यूपी का सियासी तापमान। इसरो ने रचा इतिहास। सबसे बड़े कम्युनिकेशन सैटेलाइट को कक्षा में सफलतापूर्वक किया स्थापित। पीएम मोदी ने दी बधाई। दिल्ली में सांसों पर संकट बरकरार। खतरनाक स्तर पर एक्यूआई दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस चमत्कार का इंतजार पिछले 1.5 दशक से किया जा रहा था, वह आखिरकार बीएमसी चुनाव की दहलीज पर हकीकत बन गया है। सालों की सियासी कड़वाहट और दूरियों को पीछे छोड़ते हुए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब एक साथ आ गए हैं। इस ऐतिहासिक महामिलन पर मोहर लगाते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने दोनों भाइयों की एक साथ तस्वीर साझा की, जिसने महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। संजय राउत ने इस गठबंधन को केवल राजनीतिक समझौता नहीं बल्कि दिलों का मिलन करार दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मेल मिलाप की नींव तब पड़ती थी जब दोनों भाई स्कूल में पहली कक्षा से हिंदी थोपने के सरकार के फैसले के खिलाफ एक सुर में खड़े हुए थे। राउत के अनुसार कार्यकर्ताओं ने इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लिया है और वे जमीन पर एक साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं। हालांकि गठबंधन और आधिकारिक हो चुका है, लेकिन शक्ति प्रदर्शन का असली खाका आज दोपहर 12 बजे खींचा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मुंबई की सीटों के बंटवारे को लेकर देर रात तक चली बैठक में अंतिम सहमति बन गई है। यह गठबंधन केवल बीएमसी तक सीमित नहीं है। नासिक, पुणे, कल्याण, डोंबिवली और मीरा भाईंदर नगर निगमों के लिए भी ठाकरे ने साझा रणनीति तैयार की है। गठबंधन की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उम्मीदवारों को पार्टी के आधिकारिक एवी फॉर्म बांटे जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। संजय राउत ने भी साफ कह दिया है कि महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के तहत शरद पवार की एसपी के साथ बातचीत सकारात्मक दिशा में है। हालांकि कांग्रेस के साथ फिलहाल औपचारिक चर्चा रुकी हुई है, लेकिन राउत ने भविष्य में सहयोग के द्वार खुले रखने के संकेत दिए हैं। आपको बता दें, नासिक, पुणे, कल्याण, डोंबिवली और मीरा भाईंदर नगर निगमों के लिए ठाकरे ब्रदर्स ने साझा रणनीति तैयार कर ली है और गठबंधन की गंभीरता का अंदाज भी इसी बात से लगाया जा सकता है कि उम्मीदवारों को पार्टी के आधिकारिक एबी फॉर्म बांटे जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वहीं संजय राउत ने यह भी साफ किया है कि महाविकास अघाड़ी के तहत शरद पवार की एसपी के साथ बातचीत सकारात्मक दिशा में है। हालांकि कांग्रेस के साथ फिलहाल औपचारिक चर्चा रुकी हुई है, लेकिन राउत ने भविष्य में सहयोग के द्वार खुले रखने के संकेत दिए हैं। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां पर हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी जुड़े हुए हैं। सर्वजीत, बीएमसी के रण में एक साथ ठाकरे ब्रदर्स आज एक हो जाएंगे। क्या सियासी समीकरण महाराष्ट्र में बदलने वाला है? जिस तरह से लगातार 5 महीने से ये बातें चल रही थी, चर्चाएं शुरू की कि दोनों भाई एक हो सकते हैं, लेकिन हालांकि बस चर्चाएं थी, इस पर अभी तक पूर्ण विराम नहीं लगा था। लेकिन आज 12 बजे का बताया जा रहा था समय और दोनों भाई एक साथ जो है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक ही गाड़ी के साथ और पूरे कार्यकर्ताओं के साथ शिवतीर्थ पहुंच रहे हैं और वहां पे औपचारिक रूप से इस पर जो है पुष्टि की जाएगी। हालांकि इस पुष्टि को लेकर जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी और वहीं विपक्ष इस पर तीखा वार कर रहा है, जिस तरह से दोनों भाई का मिलाप कहीं ना कहीं एक बीएमसी चुनाव के लिए समझौता है, क्योंकि
बीएमसी बीएमसी जो है चुनाव, हालांकि बीएमसी की जो सीटें हैं वो ज्यादातर शिवसेना के पास ही रही हैं, और आगामी जिस तरह से चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि वो बीएमसी के जो चुनाव है वहां पे मेयर बीजेपी का होगा, लेकिन वही दोनों भाई का कहना है कि जो अगला जो मेयर होगा वो शिवसेना और उद्धव गठ के जुट से होगा। तो देखना है कि जिस जिस तरह से महायुति पर मोहर तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन आगे अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो क्या किन किन सीटों को लेकर कौन कौन कहां से लड़ने वाला है, इस पे क्लेरिफाई किया जाएगा। और वहीं सीट बंटवारे को लेकर भी पूरी तरह से फैसला किया गया है, और अभी कुछ ही मिनटों में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा जिसपे ये पूरा मामला साफ किया जाएगा। जी सर्वजीत, दोनों भाइयों के आने से कोई सियासी फायदा होने वाला है क्या? जिस तरह से दोनों भाई एक होने की बात कही गई है, बातों में जिस तरह से मराठी भाषा और मराठी वोट को एकत्र करने की जो बात है वो कही जा रही है, और वहीं इस पर बैनर भी लगाए गए हैं। बैनर में ये भी कहा गया है उत्तर भारतीयों में कि बटेंगे तो पिटेंगे। इस मामले में भी चर्चा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं मराठी वोट बैंक भले ही उस पर आ जाएंगे, मनसे और उद्धव ठाकरे में जाएंगे, लेकिन और भी जो वोटर्स हैं उनको कैसे लुभाया जाएगा ये देखना बाकी है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी से। आपको बता दें कि यूपी बीजेपी में चल रहा है क्या, ब्राह्मण विधायकों की मुलाकात पर क्या बात हुई। पिछले ठाकुर अब ब्राह्मण विधायकों की बैठक, यूपी की राजनीति जातिगत गोलबंदी। एक साथ मीटिंग की तस्वीर से सियासत गर्म, बंद कमरे में मिले 52 ब्राह्मण विधायक। बढ़ गया यूपी का सियासी तापमान, सहभोज है बहाना, ब्राह्मण एमएलए का कहीं और है निशाना। ब्राह्मण विधायकों ने कुटुंब बनाया। आपको बता दें यूपी में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस बीच ब्राह्मण विधायकों का कुटुंब तैयार हो गया है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कुशीनगर के भाजपा विधायक पीएन पाठक, पंचानंद पाठक की पत्नी के जन्मदिन के अवसर पर नाम पर उनके लखनऊ आवास पर बैठक हुई। इसमें पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 45 से 50 ब्राह्मण विधायक शामिल हुए। विधायकों को लिट्टी चोखा और मंगलवार व्रत का फलाहार परोसा गया। पत्रकार से विधायक बने डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी भी बैठक में पहुंचे। मिर्जापुर विधायक रत्नाकर मिश्रा और एमएलसी उमेश द्विवेदी की मुख्य भूमिका रही। खास बात यह है कि इस बैठक में अन्य पार्टियों के भी ब्राह्मण विधायक पहुंचे थे। सूत्रों का कहना है कि बैठक में कहा गया कि अलग अलग जाति के खांचों में कई जातियां तो पावरफुल हो गई, लेकिन ब्राह्मण पिछड़ गए हैं। जाति की राजनीति में ब्राह्मणों की आवाज दबती जा रही है, उन्हें अनसुना कर दिया गया है। ब्राह्मणों के मुद्दे को उठाने, जोर जोर से उठाने के लिए जुटान हुई है। इन विधायकों का मानना है कि उनके समाज से डिप्टी सीएम तो है, लेकिन उनका ताकत कोई और दिया गया है। ब्राह्मण विधायकों ने इसे सहबोज नाम दिया है। यूपी विधानसभा में इस समय 52 ब्राह्मण विधायक हैं, इनमें 46 भाजपा के हैं। विधानमंडल के मानसून सत्र में ठाकुर समाज के विधायकों ने कुटुंब परिवार के नाम पर बैठक कर तेवर दिखाए थे। अब ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने भाजपा और योगी सरकार को चुनौती बढ़ा दी है। बैठक में सीएम योगी के पूर्व मीडिया सलाहकार एवं देवरिया विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी, पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा के बेटे और एमएलसी साकेत मिश्रा, नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी, तरबगंज से विधायक प्रेम नारायण पांडे, मिर्जापुर से विधायक रत्नाकर मिश्रा, बांदा विधायक प्रकाश द्विवेदी, बदलापुर से भाजपा विधायक रमेश मिश्रा, खलीलाबाद से विधायक अंकुर राज तिवारी और महनौन से भाजपा विनय द्विवेदी सहित अन्य विधायक बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा एमएलसी उमेश द्विवेदी, धर्मेंद्र सिंह और बाबूलाल तिवारी भी बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा ज्ञानपुर से विधायक विपुल दुबे, महोबा से विधायक राकेश गोस्वामी, विधायक विनोद चतुर्वेदी, संजय शर्मा, विवेकानंद पांडे, अनुल त्रिपाठी, अंकुर राज तिवारी, सुभाष त्रिपाठी, अनिल पाराशर, कैलाश नाथ शुक्ला, प्रेम नारायण पांडे, ज्ञान तिवारी और सुनील दत्त द्विवेदी भी मौजूद रहे। एमएलसी साकेत मिश्रा, देवरिया विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी, ये बैठक में ब्राह्मण दिग्गज एमएलए शरीक हुए हैं। नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी,
तरबगंज से विधायक प्रेम नारायण पांडे, मिर्जापुर से विधायक रत्नाकर मिश्रा, बांदा विधायक प्रकाश द्विवेदी, बदलापुर से भाजपा विधायक रमेश मिश्रा, खलीलाबाद से विधायक अंकुर राज तिवारी, महनौन से बीजेपी विनय द्विवेदी इस बैठक में मौजूद हुए। बदलापुर से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा, खलीलाबाद से विधायक अंकुर राज तिवारी। आपको बता दें बैठक में महनून से बीजेपी विनय द्विवेदी भी मौजूद रहे। देवरिया विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी भी बैठक में मौजूद रहे। एमएलसी साकेत मिश्रा भी बैठक में मौजूद रहे। अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, इस बैठक के क्या मायने हैं? यूपी बीजेपी में क्या चल रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए पिछले अगर आपको ध्यान हो, पिछले सत्र की जब विधानमंडल का सत्र चला था, उस समय जी। जो भारतीय जनता पार्टी के या तमाम जो दूसरे दलों के क्षत्रिय विधायक थे, उनकी बैठक हुई थी। कुटुंब परिवार के नाम से ये बैठक बुलाई गई थी और उसी को देखते हुए उसी तर्ज पर एक बैठक इस बार के सत्र में बुलाई गई, जी। जब तमाम जो ब्राह्मण नेता थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हो या तमाम दूसरे दलों के रहे हो, उनके सहभोज के नाम पर उनकी एक बैठक हुई है। कल मंगलवार को शीतकालीन जब सत्र समाप्त हुआ, उसके बाद देर शाम को जिसकी अब फोटोज और विजुअल्स निकलकर सामने आ रहे हैं, माना यही जा रहा है कि ये बैठक एक तरह से जो अपनी जातीय राजनीति है उसको कहीं ना कहीं उसका जो वर्चस्व को दिखाने का ये प्रयास है। और ऐसा पहली बार नहीं है प्रदेश में जब इस तरह की बैठक हुई। उसके पहले जैसा मैंने बताया कि जो क्षत्रिय विधायक थे समाज के, उनकी बैठक हो चुकी है। इसी तरह से जो लोध विधायक रहे उन्होंने बैठक बुलाई थी। कुर्मी समाज के जो विधायक थे उनकी बैठक भी इस तरह की बैठकें हो चुकी है। अगर आप इस चीज को देखें तो जो जातीय राजनीति उत्तर प्रदेश में वो कहीं ना कहीं हमेशा से हावी रही है। और कितना भी आप विकास की बातें करें, लेकिन जो जातीय की राजनीति है, जो समीकरण है, राजनीतिक सामाजिक समीकरण है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। और ऐसे में तमाम जो विधायक हैं, जो सजातीय विधायक रहते हैं, वो कहीं ना कहीं एकजुट होकर ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका वर्चस्व प्रदेश में बना रहे। खासकर ये कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण विधायक है वो ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि बीते कुछ बातों को लेकर वो परेशान नजर आ रहे हैं, थोड़ा नाराज नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से सम्मान, जिस तरह से योगदान उनका होना चाहिए प्रदेश की राजनीति में, वो शायद जगह उनको स्थान नहीं मिल रहा है। डिप्टी सीएम जरूर है उनके समाज से, लेकिन कहीं ना कहीं उनको प्रतिनिधित्व की कमी झलक रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और यही वजह मानी जा रही कि ये जो बैठक हुई है उसमें इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है, मंथन हुआ है कि किस तरह से जो अपने जो ब्राह्मण समाज है उसका उत्थान हो, जो राजनीति में है, जो उसको स्पेस मिलना चाहिए वो मिले। तमाम इस तरह को लेकर ये बैठक हुई बताया जा रहा है। इसी तरह से जैसे चाहे पिछली बार क्षत्रिय समाज की बैठक रही हो या जैसे मैंने बताया कि लोध समाज के जो विधायक रहे हैं या कुर्मी समाज के रहे, तो समय समय पर इस तरह की बैठकें होती रही हैं। हालांकि पार्टी इसको किस नजर से देखती है, ये अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि पार्टी इस पे क्या रुख लेती है, किस तरह से इस बात का संज्ञान लेती है। क्या विधायकों से इस बारे में कोई चर्चा की जाएगी, विमर्श किया जाएगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्या बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों में बीजेपी के लिए नाराजगी तो नहीं बढ़ रही है? देखिए, ऐसा सुनने में अभी तक कोई बात नहीं आई है कि कोई किसी बात को लेकर नाराजगी हो, लेकिन पार्टी से इतर एक जो अपना समाज है, एक जो अपना जातीय समीकरण है, उसका भी प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं जरूर देखा जाता है, क्योंकि आप उसी की पॉलिटिक्स करते हैं। और यही वजह है कि जैसा मैंने बताया कि चाहे क्षत्रिय समाज के विधायक रहे हो, लोध समाज के रहे हो, कुर्मी समाज के रहे हो, समय समय पर सब बैठकें करते रहे हैं। आज जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से इस बारे में पूछा गया तो उनका भी यही कहना था कि शीतकालीन सत्र चल रहा है, ऐसे में तमाम बार ऐसा देखा जाता है कि जो विधायक हैं आपस में मिलते जुलते रहते हैं, उसको किसी अन्य नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये सजातीय विधायकों की बैठक थी और ये तमाम जातीय जो गोलबंदी है वो समय समय पर दिखाई देती है, तो क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जातीय राजनीति है वो एक स्थान जरूर रखती है, पार्टी के हितों से इतर जो जातीय राजनीति है वो जरूर स्थान रखती है। और ऐसे में ये माना जा सकता है कि जो जातीय वर्गीकरण है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में काम करता है। और यही वजह है कि तमाम समय समय पर जो विधायक हैं दूसरे जो अपने विभिन्न जातियों के, वो इस तरह की बैठकें करते रहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि दलगत राजनीति से इतर जो तमाम दूसरे दलों में भी विधायक होते हैं वो भी इसमें शामिल होते रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी। भारतीय इसरो ने रचा इतिहास। दरअसल इसरो ने इस साल के सपने सबसे
अपने आखिरी मिशन में सबसे बड़ी कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। ये पूरी तरह से कमर्शियल लॉन्चिंग है। मिशन के तहत अमेरिकी कंपनी एएसटी स्पेस मोबाइल के ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। इसरो ने इसकी लॉन्चिंग के लिए अपने LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया, जो कि इस लॉन्च व्हीकल की 6वीं उड़ान रही और वाणिज्यिक मिशन के लिए तीसरी। भारत के इस लॉन्च व्हीकल को पहले ही इसकी क्षमताओं के लिए बाहुबली नाम दिया जा चुका है। ये लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 8:55 पर हुआ। इसरो के मुताबिक करीब 15 मिनट की उड़ान के बाद कम्युनिकेशन सैटेलाइट रॉकेट से अलग होकर लगभग 520 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया। उत्तर प्रदेश को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का राष्ट्रीय और वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सिफी टेक्नोलॉजी के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक राजू बोगेसेना की मुलाकात में लखनऊ और नोएडा में AI सिटी विकसित करने को लेकर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में AI आधारित डिजिटल इकोसिस्टम को सिटी मॉडल के रूप में विकसित करने के रोडमैप पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि AI आने वाले समय में शासन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। प्रदेश सरकार मजबूत डिजिटल आधारभूत संरचना के माध्यम से AI आधारित निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को तेजी से प्रोत्साहित कर रही है। लखनऊ और नोएडा में प्रस्तावित AI सिटीज इसी दूरदर्शी नीति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में आयोजित झारखंड मंत्री परिषद की बैठक में कुल 39 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने मंत्री परिषद के निर्णयों की जानकारी पत्रकारों को दी। कैबिनेट सचिव ने बताया कि झारखंड में लंबे समय से प्रतीक्षित पैसा कानून की नियमावली को मंत्री परिषद की स्वीकृति मिल गई है। अधिसूचना जारी होते ही यह कानून राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू हो जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य के 15 जिले आएंगे। पैसा नियमावली के तहत ग्राम सभाओं को प्राथमिकता दी गई है। विकास योजनाओं के निर्माण में ग्राम सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पारंपरिक ग्राम सभाओं को अधिकार दिए जाएंगे। सभी ग्राम सभाएं अपनी परंपराओं को अधिसूचित करेंगी। बैठक में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन का निर्णय लिया जाएगा। इसके तहत 38 नए पदों का सृजन किया गया, जिस पर लगभग 10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा। मंत्रिपरिषद से दुमका में 7 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 31 करोड़ रुपए तथा जमशेदपुर में सड़क निर्माण के लिए 41 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। टेक होम राशन योजना के अंतर्गत सामग्री आपूर्तिकर्ता की अवधि बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में SIR के आंकड़े जारी कर दिए हैं। SIR में राज्य की वोटर लिस्ट से 27 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कुल वोटर्स की संख्या कितनी मिली है? चुनाव आयोग की ओर से भारत के विभिन्न राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया कराई जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में SIR के आंकड़े जारी किए हैं। SIR के ड्राफ्ट रोल में छत्तीसगढ़ की वोटर लिस्ट से 27 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 18 सितंबर तक कुल 2,12,30,737 मतदाताओं में से 1,84,95,920 मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र जमा करवाए। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की आशंकाओं के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा कदम उठाया। सेना, BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें सीमा से सटे इलाकों में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए 80 से ज्यादा गांवों में तलाशी ली जा रही है। ये अभियान घने कोहरे, सर्द मौसम और दुर्गम इलाकों का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने जम्मू, सांबा, कठुआ और राजौरी जैसे संवेदनशील सीमावर्ती
जिलों में घर घर जाकर तलाशी ली। अखनूर सेक्टर के प्रगवाल और आसपास के गांव में भी सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। इसके अलावा अमीरादकल और महाराजा बाजार के घनी आबादी वाले इलाकों में एक्सप्लोसिव हथियार और एम्यूनिशन की तलाश के लिए स्पर डॉग और मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीएसएफ का दावा है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू क्षेत्र के सामने करीब 72 आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय कर दिए हैं। इनमें से 12 लॉन्च पैड सियालकोट और जफरवाल सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हैं, जबकि करीब 60 लॉन्च पैड एलओसी के पास सक्रिय बताए गए हैं। इसके बाद सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी गई। जम्मू क्षेत्र क्यों बन रहा है घुसपैठ का रास्ता? कश्मीर घाटी में घुसपैठ के ज्यादातर रास्ते बाड़बंदी और आधुनिक निगरानी के चलते सील हो चुके हैं। इसके चलते हाल के वर्षों में आतंकी संगठन जम्मू क्षेत्र को वैकल्पिक घुसपैठ मार्ग के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू सीमा के कुछ हिस्से बिना बाढ़ के हैं और भौगोलिक रूप से संवेदनशील माने जाते हैं। राजधानी में हवा की धीमी गति और खराब मौसम की स्थिति ने दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है। सुबह हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। इससे पहले मंगलवार को हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई थी। आज फिर सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे की मोटी परत से हुई, साथ ही स्मॉग की परत भी दिखाई दी। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के अनुसार बुधवार सुबह राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 355 दर्ज किया गया। ये हवा की बेहद खराब श्रेणी है। ईरान और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक विवादास्पद बैठक में कूटनीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की है। हालांकि परमाणु समझौते पर ट्रंप प्रशासन और इस्लामिक गणराज्यों के बीच की खाई अभी भी गहरी बनी हुई है। जून में ईरान के साथ इजराइल के 12 दिन चले युद्ध के तुरंत बाद वाशिंगटन और तेहरान के बीच वार्ता का छठा दौर निर्धारित किया गया था। इस दौरान अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। वार्ता रद्द कर दी गई और सितंबर में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खेमेनेई ने अमेरिका के साथ किसी भी प्रत्यक्ष परमाणु वार्ता को नकार दिया। ईरान के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत अमीर सईद इरावानी ने सुरक्षा परिषद को बताया कि ईरान सैद्धांतिक कूटनीति और वास्तविक बातचीत के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अब फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो अपना रुख बदले और विश्वास और भरोसे को बहाल करने के लिए ठोस और विश्वसनीय कदम उठाएं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ बांग्लादेश में कानून व्यवस्था खराब है और अराजकता का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका भी मोहम्मद यूनुस से नाराज हो गया है। दरअसल अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति ने मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखा है। इस पत्र में अमेरिकी सांसदों ने एक राजनीतिक पार्टी पर पूरी तरह से प्रतिबंध को गलत ठहराया। गौरतलब है कि बांग्लादेश में आवामी लीग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिका के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की विदेश मामलों की समिति ने मोहम्मद यूनुस को लिखे पत्र में बांग्लादेश में मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं पर भी नाराजगी जाहिर की है। पत्र में लिखा गया है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार देश की राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर ऐसा माहौल बनाए जिससे देश में निष्पक्ष, मुक्त और शांतिपूर्वक चुनाव हो सके। लेकिन हमें आशंका है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अंतरिम सरकार ने राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों को बर्खास्त कर दिया है और साथ ही त्रुटिपूर्ण इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल को भी फिर से शुरू कर दिया है। तुर्की की राजधानी अंकारा से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद लीबिया के सैन्य प्रमुख जो ले जा रहे थे एक निजी जेट विमान बीती रात क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान में सवार लीबिया की शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल मोहम्मद अली अहमद अल जहाद समेत सभी लोगों की मौत हो गई। लीबियाई अधिकारियों के मुताबिक विमान में तकनीकी खराबी आई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। लीबियाई अधिकारियों ने बताया कि यह विमान अंकारा से लीबिया लौट रहा था।
इससे पहले लीबिया का प्रतिनिधिमंडल तुर्कियों में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर उच्च स्तरीय बातचीत के लिए गया हुआ था। तुर्की अधिकारियों ने बताया कि फाल्कन 50 बिजनेस जेट का मलबा अंकारा से करीब 70 किलोमीटर दूर हाईमाना जिले के कैसिक कावक गांव के पास मिला। हालांकि तुर्की सरकार ने शुरुआत में सिर्फ मलबा मिलने की पुष्टि की थी। लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद दबीबा ने फेसबुक पर बयान जारी कर जनरल अल जहाद और अन्य अधिकारियों की मौत की पुष्टि की। उन्होंने इस हादसे को दुखद बताते हुए कहा कि ये लीबिया के लिए बहुत बड़ी क्षति है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।